इस वीडियो लेक्चर में अब हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने दो पढ़ा था टाइप्स ऑफ एसिड में। एक डिफरेंट जो टाइप ऑफ कंसेप्ट बता रहे थे उसका दो पार्ट हमने पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट था हमारा क्लासिकल कंसेप्ट और दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब थर्ड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसका ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ब्रोंस्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंगली एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनर हो और बेसिस वो होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो। प्रोटॉन यानी H+ आयन। ओके, H+ आयन को हम लोग प्रोटॉन हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब देखो एसिड डोनर ऑफ H+ आयन, बेस एक्सेप्टर ऑफ H+ आयन यानी प्रोटॉन। एक बात बता दें वीडियो के शुरू में कि ये वीडियो बन रहा है लॉकडाउन में, तो यहाँ जितनी टेक्निकल सपोर्ट मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं पा रही है, इसलिए थोड़ा सा नॉइज भी हो रहा है। तो उसको थोड़ा टॉलरेट करके आप पढ़ाई करना। ठीक है, उसको थोड़ा टॉलरेट कर लेना, थोड़ा इग्नोर कर देना उन चीज़ों को। ठीक है, और फिर आप कंटेंट बेस्ड पढ़ाई करना। कंटेंट मैं सभी का सभी तुमको दे दे रहा हूँ जितना तुम्हें एक स्पीड रिवीजन क्लास के लिए चाहिए। ठीक है, तो ब्रोंस्टेड एंड लॉरी के अकॉर्डिंगली acids are the donor of H+ ion यानी प्रोटॉन एंड bases are the acceptor of H+ ion यानी प्रोटॉन। ठीक है, अब देखो हम कह सकते हैं यहाँ पे एसिड H+ आयन प्लस, याद रखना एसिड से जब H+ आयन रिलीज हो जाए तो जो स्पीशीज बनता है उसको कंजुगेट बेस कहते हैं। ठीक है, इसका Cb यानी कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस इसको आप बोलते हो Cb। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो यहाँ पे HCl H+ आयन को डोनेट करेगा यहाँ पे, और Cl- यानी क्लोराइड आयन इसका कंजुगेट बेस बनेगा। HBr यहाँ भी H+ आयन ये डोनेट करेगा तो Br- यहाँ कंजुगेट बेस बनेगा। ऐसे ही Hi हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ H+ आयन ये डोनेट करेगा और I- यहाँ कंजुगेट बेस बनेगा। ठीक है, ये एग्जांपल्स हो सकते हैं एसिड्स के। ऐसे ही HNO3 H+ आयन डोनेट करेगा, NO3- यहाँ कंजुगेट बेस बनेगा। H2SO4 भी H+ आयन यहाँ डोनेट करेगा और HSO4- बनाएगा। देखो यहाँ ये HSO4- ये जो है कंजुगेट बेस बना। एक और यहाँ प्रोटॉन है, एसिडिक प्रोटॉन है जो यहाँ से निकल जाएगा और ये SO4- ठीक है, ये बना देगा आपका कंजुगेट बेस फर्दर। ओके, ऐसे ही H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, देखो ये भी ब्रोंस्टेड एसिड होता है। यहाँ 3 H+ आयन निकलेगा और PO4- फॉस्फेट आयन यहाँ कंजुगेट बेस के रूप में बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, याद रखना। ठीक है, अब बेस का एग्जांपल देखते हैं। देखो अगर आप बेस की बात करो तो बेस प्रोटॉन को H+ आयन को यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीशीज बनेगा उस स्पीशीज को कहेंगे कंजुगेट एसिड, शॉर्ट में Ca कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अमोनिया, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है
यह H प्लस आयन को यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ बना देगा अमोनियम कैटायन कंजुगेट बेस। ऐसे ही PH3 फॉस्फीन भी H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ बना देगा PH4 प्लस फॉस्फोनियम आयन कंजुगेट बेस। H2O देखो वाटर अरेनियस भी था, वाटर में देखा था हमने कि ये अरेनियस भी एसिड में था, H प्लस देता है और यहाँ पे H प्लस एक्सेप्ट भी करता है क्योंकि लोन पेयर यहाँ होता है और ये बनाता है H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का यहाँ फॉर्मेशन होता है, इसको कंजुगेट एसिड कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, ये भी बेस है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, H2O बनाएगा। ठीक है, तो ये सभी कंजुगेट बेसेस हैं। NO3 देख सकते हो आप, NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, ये भी H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पर HNO3 बनाएगा। NO3 माइनस का कंजुगेट एसिड हो गया HNO3। इस तरह से ब्रोंस्टेड-लॉरी का एसिड बेस डिफाइन होता है। ठीक है, कुछ बहुत सारे इसमें ऐसे भी एसिड्स हैं जो अरेनियस के अकॉर्डिंगली भी एसिड थे और ब्रोंस्टेड के भी अकॉर्डिंगली वो एसिड है, होता है ऐसा। अब HNO3 आप ले लो, H2SO4 आप ले लो। अरेनियस का कंसेप्ट था, अरेनियस एसिड के अकॉर्डिंगली द मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस व्हिच प्रोवाइड्स H plus ion in aqueous solution are called as acids, and according to Bronsted-Lowry concept, the molecules or ions which can donate proton यानी H plus ion are called as acid। दोनों का एसिड का डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, एक कहता है एक्वस सॉल्यूशन में, एक कहता है जनरलाइज्ड वे में। ठीक है, बेस के डेफिनेशंस दोनों के डिफरेंसेस हैं। अरेनियस बेस कौन सा था, जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन दे, जबकि ब्रोंस्टेड बेस कौन सा है, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर यानी H प्लस आयन को एक्सेप्ट करे। अब देखिए आगे में यहाँ H2SO4 है, H2SO4 H प्लस क्योंकि HSO4 देता है। अब इस HSO4 माइनस आयन से यहाँ पर देखो, यहाँ दो पॉसिबिलिटी है। यहाँ से ये प्रोटिक हाइड्रोजन है यानी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये H प्लस दे देगा और SO4 माइनस 2 बन जाएगा। एक पॉसिबिलिटी यहाँ और है, इस पर फर्दर ये H प्लस आयन एक्सेप्ट कर ले और H2SO4 बना दे। तो याद रखना, इट बिहेव्स एज एसिड एज वेल एज बेस। क्वेश्चन होता है एसिड एज वेल एज बेस। HSO4 माइनस है, एसिड और बेस दोनों का काम करता है। ठीक है, ये देखो क्लियर होगी। अब एक क्वेश्चन यहाँ होता है H2SO4 HSO4 माइनस और यहाँ SO4 माइनस 2, इसमें आपको पूछेगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो याद रखना, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा एसिडिक होगा H2SO4, देन HSO4 माइनस, देन SO4 माइनस 2। ठीक है, यहां से ये H2SO4 आयोनाइज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम K1 देते हैं और सेकेंड टाइम जब आयोनाइज होगा तो K2। K1 इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब पहली बार H प्लस निकला एंड द सेकेंड H प्लस जब निकल रहा है तो बोलते हैं इसे सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जो इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब देखो यार, अगर बात हो जाए रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2, K1 ग्रेटर देन K2। K1 क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड।
दिस इज द रीजन, अगर K1 K2 ग्रेटर है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है, यानी K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। K को ही समटाइम K भी कहा जाता है, Ka, इस K को Ka भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर यहाँ H3PO4 हो, यहाँ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड की बात करें, ये फर्स्ट टाइम अगर आयोनाइज होगा तो H प्लस देगा और H2PO4 माइनस, ये कंजुगेट बेस बनेगा, ये एसिड है। अब यहां से देखो, ये फर्दर एक दो और एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ है, तो यहाँ से फर्दर ये आयोनाइज होगा तो H प्लस आयन प्लस HPO4 माइनस 2, फर्दर यहाँ से ये आयोनाइज होगा H प्लस आयन प्लस PO4 माइनस 3, ठीक है, ये देखो आप, ठीक है। तो यहाँ K1 K2 और यहाँ पे K3। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3, तो याद रखना K1 K2 K3, ठीक है, ये होता है रिलेशन। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ आप कह सकते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, सबसे ज्यादा H3PO4, then H3PO3, then H3PO2, ओके, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखो, इसके अकॉर्डिंगली ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड होना चाहिए, जो हमने सिखाया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, हमेशा याद रखना। ये रॉन्ग है, क्या है ये? रॉन्ग है। जनरल स्टूडेंट हमेशा यही समझ जाते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन हमेशा याद रखो ये ऐसा नहीं होता है। तो बोलोगे कि फिर क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। करेक्ट ट्रेंड इसका क्या है, मैं अब लिख रहा हूँ, याद रखना। पहला ऑप्शन जनरली ये रहता है, इसका करेक्ट ट्रेंड जो होता है ऐसे होता है, H3PO2 H3PO3 then H3PO4। बोलोगे कि ऐसा क्यों होता है? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में आगे हम बताएंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस में इसको। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव चार्ज के। इफेक्टिव चार्ज, आप बोलोगे कि ये इफेक्टिव चार्ज क्या है सर? आगे आ रहा है, जस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। क्लियर हो गया? ये देखो आप, क्लियर? ये बीच में हमने एक क्वेश्चन ले लिया H3PO2 H3PO3 H3PO4 का, आगे क्वेश्चन आपके और आएंगे, ठीक है। H3PO4 जो हम लोगों ने देखा, अगर इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए H3PO4 H2PO4 माइनस HPO4 माइनस 2 एंड PO4 माइनस 3, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। देखो ये क्वेश्चन सिर्फ H3PO4 से रिलेटेड है, लेकिन H3PO4 H3PO2 और H3PO3 ये क्वेश्चंस डिफरेंट है। हमेशा कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए हमने आपको बता दिया, ठीक है। आप देखो यार, लोगों को कंफ्यूजन होता है इस केसेस में। अब देखो यार, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ेगा, ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा,
एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ये होता है, क्लियर। लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, H3PO2 H3PO3 H3PO4, ये कंप्लीट अलग क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ का। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होता है, याद रखना। लेकिन ये क्वेश्चन जब आए तो यहाँ आयोनाइजेशन कांस्टेंट से इसका रिलेशन है, K1 K2 के। ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट, number 4 concept is the Lux flood model या Lux flood concept को concept of acid bases. According to this concept, acids are the acceptors of, acid किसे कहते हैं? Acceptor of oxide ion, oxide and bases are the donor of oxide ion, O- को oxide ion कहते हैं, oxide ion। ठीक है, आप देख लो, इसका भी एग्जांपल ले सकते हो, यानी एसिड कह सकते हो, एसिड प्लस O-2, और बेस में कह सकते हो बेसेस डोनर ऑफ O-2। ठीक है, आप कह सकते हो एसिड और बेस किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली। देखो ये एरो एसिड की ओर आ रहा है, यानी बेस डोनेट करेगा और एसिड एक्सेप्ट करेगा ऑक्साइड आयन को। एसिड्स के एग्जांपल आप ले लो, अगर एसिड्स के एग्जांपल लेना हो, CO2 ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेगा और CO3 -2 बनाएगा। NO2 ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है, NO3 -1 बनाता है। SO2 ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेगा, SO3 -2 बनाएगा। SO3 ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेगा, SO4 -2 बनाएगा। ठीक है, देखो ClO3 एक्सेप्ट करेगा, ClO4 बनाएगा। ठीक है, देखो N2O5 भी एक्सेप्ट करेगा, N2O5 ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेगा और बना देगा यहाँ पे NO3 देखो ये सभी एसिड्स हैं लक्स फ्लड कंसेप्ट के अनुसार। ये कम पूछा जाता है लेकिन कभी कभी पूछ सकता है। ठीक है, इस कंसेप्ट के अनुसार बेस की बात करो, अगर बेस की बात करो तो हमने बताया बेस ऑक्साइड आयन का एक्सेप्टर, बेस ऑक्साइड आयन का डोनर होता है, नॉट एक्सेप्टर सॉरी बट डोनर। O- को ये डोनेट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो सोडियम ऑक्साइड ये डोनेट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये ऑक्साइड आयन का डोनर है, कैल्शियम ऑक्साइड ये ऑक्साइड आयन का डोनर है। देखो
इस कंसेप्ट के अनुसार एल्युमिनियम ऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज द एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि एम्फोटेरिक होता है, तुम जानते हो एसिड एज वेल एज बेस दोनों के जैसे इसका बिहेव है। तो ये क्या करेगा, तो देखो लक्स फ्लड मॉडल के अनुसार यहाँ पर ये डोनर हो जाएगा, याद रखना ये डोनर है, फ्री ऑक्साइड आयन को ये डोनेट करेगा, देखो तीन ऑक्साइड आयन को ये देगा, ठीक है। इस तरह से K2O ये भी ऑक्साइड आयन का डोनर है, ठीक है। और देखो इस केस में न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होता है इस केस में। अगर न्यूट्रलाइजेशन की बात करोगे तो एसिड्स are the donor, are the acceptors, acids are the acceptors whereas the bases are the donors of oxide ion, ठीक है। तो अब देखो अगर CaO प्लस CO2, यहाँ ये बेस है और ये एसिड, हमने यहाँ देखा कैल्शियम ऑक्साइड इज द बेस, और इसके पहले एग्जाम्पल में हमने लिया था दिस इज एसिड। एसिड का काम है डोनेट करना, बेस का सॉरी एसिड का काम है एक्सेप्ट करना, बेस का काम है डोनेट करना। यहाँ पर देखो ये डोनेट कर रहा है, ठीक है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन का, इसमें भी बेस डोनेट करेगा, मैग्नीशियम का भी ले सकते हो एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो आप, CO2 ले लो, तो ये बेस है, ये एसिड है, बेस का काम है डोनेट करना, देखो ये डोनर है, ठीक है। किसी का डोनर है भाई ऑक्साइड आयन का, ठीक है, डोनर है, और यहाँ MgCO3 बन जाता है, ठीक है, MgCO3 यहाँ बन जाता है, देखो। तो इस तरह से ये सॉल्ट बन गया, एसिड और बेस मिलकर क्या दे दिया, सॉल्ट। यहाँ भी क्या दे दिया, ये एसिड बेस मिलकर यहाँ भी सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इस तरह से लक्स फ्लड मॉडल भी हमारा समाप्त हो गया। तो हमने कितना कंसेप्ट सीखा एसिड बेस एंड सॉल्ट में, 5 कंसेप्ट डिफरेंट टाइप के एसिड बेस एंड सॉल्ट में, ठीक है। पहला क्लासिकल कंसेप्ट हमने सीखा, सेकंड वन इज द अर्नियस, थर्ड वन इज द ब्रोंस्टेड-लॉरी एंड द फोर्थ वन इज द लक्स फ्लड मॉडल ऑफ एटम। लेविस के बारे में हमने थोड़ा पहले चर्चा किया था, डिस्कस किया था, लेकिन इसमें हम डिटेल आपको कर सकते हैं। फिफ्थ कंसेप्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट इज द लेविस कंसेप्ट। लेविस कंसेप्ट या इसी को लुईस कंसेप्ट भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन में लेविस और लुईस बात नहीं होती है, ठीक है। तो लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, लेविस के अकॉर्डिंगली एसिड कौन होते हैं, तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन है, एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज एसिड्स। और लेविस के अनुसार बेस कौन है, तो डोनर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेप्टर को लेविस एसिड कहते हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डोनर को लेविस बेस कहते हैं। यानी लेविस एसिड होने के लिए ये जरूरी है कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में होनी चाहिए, मॉलिक्यूल एटम या आयन के सेंट्रल एटम में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस अमोनिया। यहाँ देखो AlCl3 में अगर आप देखोगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ एल्युमिनियम का ओनली 6 है, 2 यहाँ से 4 और 2 यहाँ से 6, यानी 6 हो गया, ठीक है।
ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंट्रल एटम है। और यहाँ अमोनिया के पास, यहाँ देखो इस नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको डोनेट कर देता है और आफ्टर डोनेशन ये मॉलिक्यूल बन जाता है। देखो ये मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। तो ये हो गया, एक्सेप्ट किया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो ये लेविस एसिड हो गया और ये हो गया लेविस बेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लेविस एसिड एंड बेस का, क्योंकि जो लेविस एसिड होते हैं आगे आपको बताऊंगा मैं, वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और लेविस जो बेस होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, ठीक है। आगे ये बात आएगी, ठीक है। अब कौन कौन से लेविस एसिड हो सकते हैं? लेविस एसिड कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? देखो यहां लेविस एसिड होने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, ठीक है। तो लेविस एसिड कैन बी नंबर 1 जो लेविस एसिड का क्राइटेरिया है वो ये है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट molecules और आयंस और एटम, ठीक है। मॉलिक्यूल, एटम और आयन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, यानी इनका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की मतलब यही होती है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। एग्जाम्पल के तौर पे LCl3, LBr3, BCl3, BF3, BBr3, LF3, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनके सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। या ZnCl2 में यहाँ देखोगे वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है जिंक के पास, जिंक +2 आयन है यहाँ और जिंक +2 के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। यही कारण है कि ZnCl2 भी लेविस एसिड के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, ठीक है। देख लो आप, क्लियर हो गया। ये भी होगा Fe+2 आयन, Fe+3, इस तरह से आप देख सकते हो FeCl2, FeCl3, पोटासियम प्लस आयन, इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल है, सिल्वर प्लस, Ag प्लस, ये भी होगा, ये सभी के सभी। तो एक कंसेप्ट मैं तुम्हें यहाँ सिखा देता हूँ, याद रखना है इससे। The trihalides of group 13 और group 3A elements are called as लेविस एसिड्स। जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स का, यानी बोरन फैमिली, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, इनके जो ट्राई हैलाइड्स होंगे ये सभी के सभी लेविस एसिड का काम करते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंट्रल एटम होता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात और जान लो, इसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के चलते
ये कैटलिस्ट का भी काम करते हैं डिफरेंट रिएक्शन में। हमने अभी फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन डिस्कस किया था पिछले दिनों, तो फ्राइडल क्राफ्ट में यही काम करता था लेविस एसिड कैटलिस्ट का, ठीक है। याद रखना ओनली एनहाइड्रस AlCl3 और BCl3 can act as Lewis acid। एनहाइड्रस मीन्स जिसमें वाटर नहीं है। क्यों हाइड्रेटेड क्यों नहीं करेगा? हाइड्रेटेड इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हाइड्रेटेड केस में, यहां देखो, अगर हाइड्रेटेड ले लोगे, हाइड्रेटेड LCl3 की बात करोगे तो हाइड्रेटेड में H2O डालोगे। हाइड्रेटेड है यानी वहां H2O भी है। H2 है तो H2 में ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये इसको इनके बीच में ये एक बॉन्ड बन जाएगा, देखो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हाइड्रेटेड LCl3, हाइड्रेटेड LCl3 और BCl3 also cannot act as Lewis acid। साथ ही साथ आगे पढ़ोगे आप BF3 BCl2, ये दोनों वीक लेविस एसिड होते हैं, ये भी पूछा जाता है। BF3 एंड BCl2 ये बोथ आर वीक लेविस एसिड, ये वीक लेविस एसिड होते हैं। हमने लेविस लिखा वीक लेविस एसिड, ठीक है। एक बात और मैं बता दूं, अगर आप स्क्रीन को रोटेट करके यानी स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल करके, हॉरिजॉन्टल रोटेशन के साथ अगर देखोगे वीडियो को तो ज़्यादा क्लियर जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा जा रहा है वो आएगा। क्योंकि यहाँ मैं बता दूं, मैं यहाँ पे डिटेल नहीं कर रहा हूँ, एक स्पीड रिवीजन करा रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो अब लेविस बेस की बात करते हैं। लेविस बेस यानी डोनर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल ऑफ लेविस बेस, लेविस बेस कैन बी, लेविस बेस होने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास, याद रखना, लेविस बेस होने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास